नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खेमड़ी खाओ में। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा था वर्णमाला। वर्णमाला में हमने क्या पढ़ा था? स्वरों का वर्गीकरण। ये हमने पहले पार्ट में, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने पढ़ा था। ठीक है, स्वर किसको कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है उनको क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन की अगर हम परिभाषा की बात करें तो कहेंगे वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो बच्चों परंपरागत रूप से 33 व्यंजन होते हैं और प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण जब हम करते हैं, एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है बच्चों, जैसे व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं और व्यंजनों में कितने वर्ग होते हैं? तुम्हारा आंसर होगा क्या? 5। और उन वर्गों में कितने व्यंजन होते हैं? तो प्रत्येक व्यंजन में, प्रत्येक वर्ग में व्यंजन होता है बच्चों 5। तो टोटल व्यंजन कितने हो जाएंगे? तो देखो इनका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले आता है बच्चों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा अगर हम बताएं तो क्या होती है बच्चों? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकले। मुंह के भाग जैसे दांत हो गए, ओष्ठ हो गए, तालव्य हो गया, वर्तस्य हो गया, मूर्धा हो गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब क्वेश्चन ये बनता है स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। क, च, ट, त और पा। कितने वर्ग हो गए बच्चों? 5 वर्ग हो गए हैं। देखो अगर याद नहीं रहता वर्ग तो कच्चा टमाटर तब पाया, कच्चा टमाटर तब पाया। अब कै वर्ग को हम पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा? कै, ख, ग, घ। ये क्या है? देखो बच्चों, जब भी इस पांचवें पंचम व्यंजन को आप बोलना चाहें तो जो ग है उसको आप नाक में बोलें, ग। ये क्या है? ग। ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और मैं। देखो बच्चों 5 वर्ग है। 5 वर्ग कौन कौन से फिर एक बार बता देता हूँ। कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, और प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन है? 5 है। जो पंचम अक्षर है प्रत्येक वर्ग का वो क्या कहलाता है? नासिक्य कहलाता है। ठीक है, यहां देखो बच्चों, अगर हमसे कोई पूछ ले कि कै वर्ग जो है, कै वर्ग जो है वो मुंह के किस भाग को स्पर्श करते हुए वायु बाहर निकलती है कै वर्ग का उच्चारण करते समय? तो कै को हम कहते हैं बच्चों कंठ, च को हम कहते हैं तालव्य, ट को हम कहते हैं मूर्धन्य, त को हम कहते हैं दंत, प को हम कहते हैं ओष्ठ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार आप बोल के देख लें। कै को जब आप बोलेंगे तो आप फील करेंगे कि जो जीभ है वो लग रही है, कहाँ पे जाके लग रही है? कंठ में जाके लग रही है। च को जब हम बोल रहे हैं तो तालु, तालु जो होता है हमारे मुंह की जो छत है उसका जो सॉफ्ट भाग जो होता है जो उसको क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या होता है? हमारे दांतों से ऊपर जब आप जीभ लगाओगे तो आपको खुरदरा खुरदरा महसूस होगा, ऐसे कुछ इस तरह से।
तो वो क्या है, मूर्धन्य है, दंत हमारे दांत हैं, ओष्ठ है, ओठ है। ठीक है बच्चों। और ये जो च वर्ग है, च वर्ग पूरा, इसको कुछ विद्वान स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी वर्ग कहते हैं। कैसे कि जब इनको हम च वर्ग को हम बोलते हैं तो गर्मी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है। अब अगर हम आगे वर्गीकरण करें व्यंजनों का घोषत्व के आधार पर, इन स्पर्श व्यंजनों की बात मैं कर रहा हूं, इनका अगर हम वर्गीकरण करते हैं घोषत्व के आधार पर, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? देखो, ये किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5। घोष का मतलब मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। घोष का अर्थ होता है कंपन। कंपन क्या होता है अंग्रेजी में हम इसको कहें तो वाइब्रेशन। के इन व्यंजनों को हम बोल रहे हैं तो हमारे स्वतंत्र यंत्र में कंपन उत्पन्न हो। ठीक है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, घोषत्व के आधार पर दो भाग होंगे, सघोष, घोष के साथ मतलब कंपन के साथ, अघोष। देखो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सघोष और अघोष में देखिए घोष घोष एक जैसे हैं दोनों में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, बच गए स और ए। तो स पहले आता है वर्णमाला में या ए पहले आता है? तो पहले आता है बच्चों ए, और ए कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। तो यहाँ पहला, यहाँ क्या करेंगे? पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, या हम कह सकते हैं व्यंजन। व्यंजन वर्ण जो आप लिखें, प्रत्येक वर्ग का पहला क च ट त प, दूसरा ख छ ठ थ फ, ये क्या है बच्चों? अघोष है। और बच गया कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या है बच्चों? ये सघोष है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। तो देखिए अब आगे हम बात करते हैं, इन्हीं का वर्गीकरण हम करेंगे। प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। प्राण का मतलब होता है वायु, कि जब हम किसी व्यंजन या स्वर को बोलते हैं तो कितनी वायु हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो प्राणत्व के आधार पर भी ये एक होता है बच्चों अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। यहाँ भी देखो बच्चों, प्राण दोनों में है, प्राण से प्राण कट गया, अभी अल्प बच गया और महा बच गया। अब ए पहले आता है वर्णमाला में या मैं पहले आता है? ए पहले आता है बच्चों। ए पहले कौन से नंबर पे? पहले नंबर पे। तो पहला, तीसरा और पांचवा विषम संख्या हम यहाँ लेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन कैसा है? अल्प प्राण है। और बच गया दूसरा और चौथा ख ग। देखो बच्चों, इसको आप एक तरह से और समझ सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं क, जब आप बोलेंगे ना क, तो लास्ट में आप जाकर रुकते हैं ए पर, लेकिन आप जब बोलेंगे ख तो आप जाकर रुकते हैं है पर। अगर हकार आता है तो मतलब वो महाप्राण है बच्चों, तो फिर वो क्या है? महाप्राण है। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ घोषत्व में हम क्या करेंगे? सघोष और अघोष लिख लेंगे, घोष घोष दोनों कट जाएंगे आपस में, बच गया है और से। तो से पहले आता है वर्णमाला में या ए? तो ए पहले आता है, पहले कौन से? पहले नंबर पे, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कैसा होगा बच्चों? अघोष होगा। बच गया कौन सा? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कैसा होगा? सघोष होगा। इसके बाद आप देखिए प्राणत्व के आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे तो लिखेंगे अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, यहाँ से प्राण कट जाएगा, अल्प और महा बच गया। तो अब वर्णमाला में कौन पहले आता है? ए पहले आता है, इसलिए एक लिख लेंगे।
और हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चों विषम संख्या, ठीक है, 1 3 5, ठीक है, ओके। देखो बच्चों स्पर्श व्यंजन के बाद नंबर आता है अंतस्थ व्यंजन। अंत का मतलब है बीच में, स्थ का मतलब है स्थित, जो बीच में स्थित है, स्वर और व्यंजन के जो बीच में स्थित है वो क्या कहलाते हैं बच्चों, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होता है। और ये कौन कौन से हैं बच्चों, य, रे, ले और वे, ठीक है, कोई दिक्कत है। यहां देखिए अभी अगर हम बात करें कि यह कहाँ से बोला जाता है, रे कहाँ से बोला जाता है, ले कहाँ से और वह कहाँ से बोला जाता है, तो मैं बता देता हूँ। ये तालव्य वर्ग से है, ये कौन से वर्ग से है, तालव्य वर्ग से है। रे वर्तस्य वर्ग से है, ठीक है। ले भी वर्तस्य वर्ग से है। वर्तस्य क्या होता है बच्चों, जो हमारे दांतों से ऊपर थोड़ा सा इस ऊपर हिस्सा है, दांतों अंदर से जब हम जीभ लगाते हैं, ठीक है। और वह दंतोष्ठ है। वह दंतोष्ठ का मतलब है दांत और ऊपर वाला जो हमारा होठ है वो होता है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें बच्चों, इनका अगर हमें बताना है, पहले देख लेते हैं अल्पप्राण है या महाप्राण है। ये रे ले वे जब हम बोलते हैं तो सारे ए पे खत्म होते हैं बच्चों। किस पे खत्म होते हैं, ए पे। तो ये कैसे हैं, अल्प प्राण है, ठीक। अल्प प्राण महाप्राण में से फैसला हो गया। अब हमें बताना है कि अघोष है या सघोष है। देखो अघोष सघोष इनमें से एक हमें यहाँ लिखना है। अब लिखना है तो देखो अल्प प्राण ऐसे शुरू होने वाला एक यहाँ आ गया है। अब हम अघोष यहाँ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिख देंगे, सघोष लिख देंगे। तो ये जो ये है ये अल्प प्राण है पर खत्म होते हैं, लेकिन कैसे हैं, सघोष है, ठीक है। और देखो ये जो ये और वह है, ये अर्धस्वर होते हैं। ये क्या है, अर्धस्वर है, ये आधे स्वर हैं। अगर हम लय की बात करें, देखो यह रे की बात हम करते हैं पहले। इसको कहते हैं बच्चों लुंठित। लुंठित का मतलब क्या होता है, जब हम रे को बोलते हैं तो जीभ जो है हमारी, जीभ की नोक वो मुड़ जाती है और वो बिल्कुल लुढ़कती है बेलन की तरह मूर्धा पर, ठीक है। ये तालु जीवा जो है लुढ़क कर हमारी तालु से स्पर्श करती है जब हम रे को बोलते हैं। रे आप बोलकर देख लीजिए, ठीक है। तो रे कैसा है, लुंठित है। और ले कैसा है, पाशर्विक है। पाशर्विक का मतलब क्या होता है, बगल। पाशर्व का मतलब क्या होता है, बगल। जब हम बोलेंगे ना ले तो हमारी जीभ ऊपर उठती है बच्चों, और जो वायु जो है जीभ के बगल से बाहर निकल जाती है। तो ये अंतस्थ व्यंजन है। यह वे अर्धस्वर है, रे लुंठित है, ले पाशर्विक है। इनका अगर हम बताएं तो यह तालव से बोला जाता है, रे वर्तस्य से, ले भी वर्तस्य से, वह दंतोष्ठ है, दांत और ऊपर वाला जो हमारा ओष्ठ है वो, ठीक है। देखिए अंत्यस्थ के बाद इनका नंबर आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कितने हैं, श, श, श है, ठीक है। बोलकर आप देखेंगे तो ये कहां से बोला है, श। ये श सालू या 21 वाला श कहां से बोला जाता है, तालु से। श ये मूर्धा से, ये दांतों से, इसको हम दंत्य कहेंगे। और है ये स्वर तंत्री यंत्र से बोला जाता है, गले के अंदर से, ठीक है। ये इनका स्थान हमें पता चल गया। श आप बोल के देख लीजिए, श से है। तो ये तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत्य है, और ये स्वरतंत्री यंत्र से बोला जाता है। अब देखो बच्चों, इनको हम बोलते हैं श। जब हम स बोलते हैं तो ये है पे खत्म हो रहा है जाके, श ये भी है पे खत्म हो रहा है, श ये भी है पे खत्म हो रहा है।
तो ये तीनों, पहले तीनों की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे हैं? महाप्राण है। कैसे हैं? महाप्राण है। और हमने वहां पे क्या लिखा था? सघोष है। तो ये कैसे हैं? अब यहाँ एक भी ए वाला नहीं आया, महाप्राण अल्पप्राण में से एक लिखना था तो हमने महाप्राण लिख दिया, अल्पप्राण नहीं लिखा। अब अघोष और सघोष में से लिखना है तो एक ए वाला हम यहाँ लिख देंगे अघोष बच्चों, ठीक है। लेकिन है ये अघोष तो है जो है आपका ये अघोष तो है, लेकिन ये कैसा है? ये अल्प प्राण है। क्या कहेंगे इसको? अल्प प्राण कहेंगे, ठीक है बच्चों। कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सॉरी बच्चों, ये अघोष नहीं, ये सघोष है और अल्प प्राण है, ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये डाउट हो गया। देखो बच्चों, ये चारों महाप्राण तो हैं, चारों महाप्राण है, चारों महाप्राण है। ये अघोष है, लेकिन ये अकेला क्या है? सिर्फ सघोष है। कंपन उत्पन्न होता है कहाँ? स्वरतंत्री यंत्र में। और इनमें कंपन उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ कंपन के साथ है तो हम सघोष कहेंगे। महाप्राण ये चारों हैं, लेकिन तीनों ऊपर वाले कैसे हैं? अघोष हैं, ठीक है। सॉरी, अभी देखिए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं बच्चों? अक्षय, त्रय, अज्ञ, श्रेय, ये भी चार हैं। इनको संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये दो व्यंजनों के जुड़ने से बने हैं। श्रेय को जो हम जोड़ेंगे तो स हलंत जमा रे, तय हलंत जमा रे। अज्ञ को हम जोड़ेंगे तो जय हलंत जमा ये, और त्रय को हम जोड़ेंगे तो तय हलंत जमा ये। देखो बच्चों, ये हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। देखिए, जो भी पहले आएगा ना, जो भी पहले जुड़ेगा, या हम कह सकते हैं कोई किसी के साथ साझेदारी कब करता है? जो वो आधा होता है, उसे किसी चीज की कमी होती है। तो पहले वाले जो हैं आधे हैं, से आधा था इसलिए रह के साथ साझेदारी की, यहाँ तय आधा था इसलिए रह के साथ साझेदारी की, जय आधा था इसलिए यह के साथ साझेदारी की, तय आधा था इसलिए रह के साथ साझेदारी की, ठीक है। ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गए। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं एक बार, ये डे और ढे, ठीक है। ये कैसे हैं? ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त का मतलब होता है बच्चों फेंका हुआ, फेंका हुआ। जब हम डे ढे बोलते हैं ना, तो हमारी जीभ जाके ऊपर मूर्धन्य पर लगती है, तो मूर्धन्य हमारी जीभ को नीचे फेंकता है, तब जाकर इनका उच्चारण होता है। और इनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। अभी देखो बच्चों, 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। कितने हो गए? 29 हो गए, 33, 37 और 2 ये द्विगुण व्यंजन है। कितने हो गए? 39 हो गए बच्चों, ठीक है। इनको अगर हम जोड़ते हैं 39 में जब हम 13 जोड़ेंगे स्वर, तो टोटली कितने हो जाएंगे? 52 वर्ण हो जाएंगे वर्णमाला में, ठीक है। और एक ये मैंने वीडियो में बताया था, इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अयोगवा। क्यों अयोगवा कहते हैं? जैसे कोई भी स्वर है बच्चों, हम उससे शब्द स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ए अमर, ई इमली, हमने शब्द स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्या हम इस अनुस्वर से कोई शब्द स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए ये स्वर की जो है सारी योग्यताएं पूरी नहीं करते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं, ठीक है। इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं, इसको शीर्ष बिंदु वाला स्वर कहते हैं, इसको पार्श्व बिंदु वाला स्वर भी कहते हैं। और एक यहाँ डॉक्टर वाला हो, ये क्या है बच्चों? आगत स्वर है,
ये क्या है, आगत स्वर है, ठीक है। और इसके अलावा दो आगत स्वर और हैं, ज और फ, ठीक है। जब इनको हम जोड़ते हैं तो संख्या 52 में 2 और जोड़ेंगे तो 54 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन परंपरागत रूप से अगर आपके एग्जाम में कोई आंसर आता है तो आप उस पर 52 ही लिखिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको स्वरों का वर्गीकरण समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।